देखो 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 कैसा था मध्यकालीन भारतीय कृषि का हाल। शासक ने शोषित पर ऐसा कुचक्कर था चलाया, जमींदार व राजा हुए माला माल, और छोटे किसानों का था बुरा हाल, छोटे किसानों का था बुरा हाल। नमस्कार दोस्तों, आप हैं राइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ। आज मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। दिस इज किसान, जमींदार व राज्य। जी हाँ, किसान, किसानों के टाइप, जमींदार जो लैंडलॉर्ड थे, और राज्य मतलब राजा के साथ या राज्य के साथ, स्टेट के साथ उनका कैसा संबंध था। विल फोकस ऑन दीज इश्यूज। हम बात कर रहे हैं 16वीं 17वीं शताब्दी के बारे में, मतलब 1500-1600 का जो दौर था, आज से लगभग 400-500 साल पहले का जो इतिहास है, और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और एग्रीकल्चर का इतिहास है, किसान का इतिहास है कि किसान को किस तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता था। जी हाँ, रैयत व मुजरियान नाम से किसान को जाना जाता था। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, लिटरेरी सोर्स अगर हम बात करें तो वो है आईने अकबरी। अबुल फजल जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था, उसने जो बुक लिखी आईने अकबरी, और आईने अकबरी को 5 भागों में 5 जिल्द में बांटा गया था। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इस बुक में भी बहुत सारी कमियां हैं, टेक्स्ट कैलकुलेशन और बायस्ड, बट नेचुरल जो दरबारी इतिहासकार होगा वो सब कुछ सच नहीं लिख सकता। लेकिन हमने अलग अलग विभिन्न रिसोर्सेज को मिला के कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश की है कि किस तरीके से उस समय किसानों की दशा थी। तो हम किसानों की बात कर रहे थे, तो किसान 2 तरह के होते थे दोस्तों, खुद कास्त और पाही कास्त। खुद कास्त वो थे खुद की जिसकी जमीन थी, अपनी ही जमीन पर खेती करते थे। आमतौर पर ये छोटे किसान होते थे, गांव में रहते थे। और पाही कास्त जो किराए पे, भाड़े पे, आज की टाइम पे भी आप देखते हैं गाँव में किस तरीके से जो खेती नहीं करते, जॉब या बिजनेस करते हैं, वो अपनी खेती को किराए पे, पट्टे पे दूसरे को दे देते हैं। तो यही था पाही कास्ट। वो दूसरे गांव में भी जाके किराए पे ज़मीन लेते थे और वो खेती करते थे। कुल मिला के जो टैक्सेशन का सिस्टम था, जो कुचक्कर था, वो जमींदारों का, जोतदारों का और ओवरऑल राजा का या राज्य का बहुत ज़्यादा था। यही एक रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं कि 2 तरह की पोजीशन थी। एक पोजीशन ये थी कि किसान बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। देयर वॉज वेराइटी ऑफ काइंड्स ऑफ क्रॉप्स वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे आगरा में 39 तरह की फसलें बोई जाती थी रबी और खरीफ में, और दिल्ली में 43 तरह की। बंगाल की बात करें दोस्तों, 50 तरह के तो सिर्फ चावल थे। आप समझे, चावल इज़ वन काइंड ऑफ कमोडिटी। 50 तरह के चावल की प्रोडक्शन होती थी। तो एक तरफ हम बात करते हैं तो वेराइटी थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी। दुनिया के कृषि में और दुनिया के व्यापार में भारत का लगभग 25% हिस्सा था। दैट मीन्स कि बाहर से बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके दूसरे विपरीत अगर इसका देखें पोजीशन, तो जो किसानों की जो दशा थी, कंडीशन थी, वो दयनीय बनी हुई थी। इसका रीज़न ये है कि भारत की जनसंख्या उस समय 85% जनसंख्या गाँव में रहती थी, केवल 15% लोग शहरों में रहते थे। अब 85% गाँव में, और गाँव की जो जनसंख्या थी उसमें 100% जनसंख्या वो कृषि पर ही निर्भर थी, एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थी। और पूरी एग्रीकल्चर दोस्तों वो मानसून पर निर्भर थी। मतलब बाद में जाके पर्शियन व्हील आता है, कुओं से, जोड़ों से, तालाबों से भी खेती होती है। लेकिन जो मेजर चंक ऑफ एग्रीकल्चर वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन मानसून। और मानसून को आपको आज भी पता है दोस्तों, मानसून इज अ गेम्बल। वो कभी सूखा पड़ना, कभी ज़्यादा बारिश होना, कभी फेमेंस, कभी डेजर्ट, कभी दिस, कभी दैट। मानसून कैन नॉट बी सर्टेन। और यही हालत थी कि जो छोटे किसान थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। दोस्तों, इस हालात में जो बहुत सारे ब्रिटिश इतिहासकार और यूरोपियन इतिहासकार भारत में आते हैं, वो भारत के एक एक गांव को छोटा गणराज्य, मिनी रिपब्लिक बोलते थे। क्यों दोस्तों मिनी रिपब्लिक? इसलिए बोलते थे कि आज भी हमारे लोकल में कहावत है कि गाँव राम होता है, गाम राम, समथिंग लाइक दैट। दैट मीन्स गाँव अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट था। और मज़े की बात है दोस्तों, देयर वॉज नो नीड ऑफ करेंसी। रुपये की जरूरत ही नहीं थी। बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड वाज देयर, एक्सचेंज, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। और सारी जो इकोनॉमी गांव की थी, गांव में काश्तकार भी थे, कारीगर भी थे, अलग अलग तरह के कलाकार थे, सब लेकिन किसी न किसी तरीके से कृषि से जुड़े हुए थे। और वो सब जो हाथ वाले काम करते थे, जो कारीगर थे, वो सब एक दूसरे के पूरक थे। वो गाँव में लोहार, चमार, धानक, धोबी, तेली, सब अलग अलग आर्टिसन क्राफ्ट में निपुण थे। और एक दूसरे वो खेती में किसान की मदद करते थे। और किसान
किसान जो प्रोडक्शन होती थी वो फिर सब में बट जाती थी, वो किसी न किसी रूप में चली जाती थी। तो कुल मिला के बात करें तो गांव अपने आप में एक सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी था, इसीलिए इसे मिनी रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी अच्छी फसल होती थी और जो सबसे सर्वोत्तम फसल थी उसे जिनसे कामिल बोला जाता था। दोस्तों जो वर्ल्ड ट्रेड का मैंने बताया कि 25% शेयर, वो भी रीजन इसका था कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन में कोई चूक नहीं थी, लेकिन ओवरऑल इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट था वो लैंडलॉर्ड्स, जोतदार्स और शासक वर्ग जो था वो ले रहा था। जो किसान था वो गरीब था, उसके ऊपर टैक्स थे, अलग अलग तरह के टैक्स थे। जोतदार गांव का बहुत साहूकार किसान होता था, लैंडलॉर्ड होता था, उसकी खुद की काफ़ी ज़मीन होती थी, और गांव के छोटे किसान उससे उधार लेते रहते थे। वो गांव में ताकतवर लैंडलॉर्ड था। जमींदार के पास बहुत बड़ी जमींदारी होती थी, वो अलग अलग गाँवों को 10, 20, 50, 100, 200 गाँव भी उसके पास होते थे, उसकी अपनी छोटी सेना होती थी। दोस्तों यहाँ पे समझने की जरूरत है, जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, इट इज़ हैविंग सिमिलर कंपोनेंट्स एज टू द वर्ल्ड यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोप में भी लॉर्ड होते थे, मेनर हाउस होता था, बड़े बड़े जागीर, उनके लिए नाइट होते थे, सेनापति टाइप। इसी तरह से यहाँ पे लठियाल होते थे, उनके टैक्स कलेक्शन के अलग अलग अमला होते थे। मतलब यहाँ का जो जमींदार था दैट इज इक्विवेलेंट टू लॉर्ड ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, ब्रिटिश फ्रेंच सोसाइटी में जो लॉर्ड का रोल था। तो समहाउ जो अभिजात वर्ग था उसे जमींदार बोला गया। गांव में पंचायतें होती थी, जाति की भी अलग पंचायतें होती थी, लेकिन ओवरऑल जो पंचायत थी उसमें सीनियर सिटीजन्स होते थे। गांव की पंचायत को मुखिया, मुकद्दम, चौधरी, मंडल के नाम से जाना जाता था। बाद के वर्षों में से सरपंच के नाम से, प्रधान के नाम से भी जाना गया। दोस्तों महिलाओं का जो रोल था वो कृषि में बहुत ज़्यादा था। वो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन और घर में बच्चों और घर में किचन का काम, और ये दुर्भाग्य देश की महिलाओं के साथ भारत में हमेशा रहा है कि जीडीपी में अगर उनका रोल काउंट कर लिया जाए तो दे विल 101% आउट नंबर द मेल पर्सनस इन द रोल एज फार एज जीडीपी इज कंसिडर्ड। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका जीडीपी में ना उस समय काउंट किया जाता था, ना आज काउंट किया जाता है। दैट मीन्स कि जो महिलाओं का रोल था वो घर में किचन के साथ साथ खेती में, पशुपालन में, हर जगह उनका एक ऑलराउंडर रोल निकल के आता है। अब इसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे, जो इंपीरियलिज्म था, उन्होंने संथालों को, पहाड़ियों को, जो जंगल में लोग रहते थे उनको भी नहीं बख्शा। वहाँ पे भी स्पेशल अधिकारी लगा के प्राकृतिक रिसोर्सेज की लूट की और टैक्सेशन सिस्टम को अलग अलग जगह लागू किया गया। कहीं पे महलवाड़ी, पंजाब का जो एरिया था, मतलब महल मीन्स गाँव, पूरे गाँव से इकट्ठा टैक्स। कहीं पे रैयतवाड़ी, मतलब सीधा किसान से, रैयत मैंने पहले बताया किसान के लिए वर्ड यूज होता था। इस्तेमारी और स्थायी बंदोबस्त, मतलब फिक्स लैंड का टैक्स कर दिया गया। अब चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, सूखा पड़े, कुछ पड़े, उनको कोई मतलब नहीं होता था। मतलब जो ऊपर से, चाहे वो ब्रिटिश के बाद में ब्रिटिश के पास सारी पावर आई, दीवानी राइट्स आई, टैक्स कलेक्शन राइट्स आई, या उससे पहले मुगल थे, या जो भी राजे रजवाड़ा थे, ऊपर जो टॉप क्लास था, शासक वर्ग था, उसने जो टैक्स फिक्स किया उसको तो अपने टैक्स से मतलब था। वो जमींदारों से टैक्स लेता था, जमींदार उससे ज़्यादा हैवी टैक्स नीचे जोतदारों, मुकद्दम, चौधरी, मंडल से लेते थे, वो उससे ज़्यादा नीचे किसानों से लेते थे। कुल मिला के जो छोटे किसान थे वो मारे जाते थे। उन्होंने जंगलों से कीमती लकड़ी, अंग्रेज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं छोड़ा, और जितने प्राकृतिक संसाधन थे उन सबको लूट लिया। अब जमींदारों की जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो टैक्स करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। दो तरह का सिस्टम था टैक्स में, एक जमा, एक हासिल। जमा था जो टोटल टैक्स था दोस्तों, जो फिक्स फॉर अ लैंड, फॉर अ रैयत, फॉर अ विलेज और फॉर अ एरिया। एंड हासिल, दैट वाज द टैक्स वाज टेकन, जितना हासिल हो गया था, जितना उन्होंने वसूल कर लिया था, दैट वाज हासिल। तो जमा और हासिल। अब ओवरऑल ये जो दौर था जब यहाँ पे एग्रीकल्चर बूम था लेकिन किसानों की हालत ख़राब थी, दूसरी तरफ यहाँ पे व्यापार का भी बूम था और दुनिया की चांदी का बहाव भारत की तरफ आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल एशिया से, यूरोपियन कंट्रीज से जो माल भारत में खरीदा जाता था, उस माल की जो पेमेंट थी वो चांदी में की जाती थी, और भारत के पास चांदी के प्राकृतिक संसाधन कम थे, तो भारत को बहुत फायदा हो रहा था। एक ऐसा दौर था 16वीं 17वीं शताब्दी में जब पूरी दुनिया की चांदी का जो बहाव है वो भारत की तरफ, भारतीय इकोनॉमी की तरफ हुआ। यही रीज़न था कि ओवरऑल यहाँ का ट्रेड, एग्रीकल्चर अच्छा होने के बावजूद यहाँ के किसानों की जो दशा थी, वर्कर्स की दशा थी, आर्टिसंस की दशा थी, वो अच्छी नहीं थी। बिकॉज जो मिडल मैन थे, जो एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस थी, वो उनका नेचर ही वो था कि उन छोटे किसानों से ज़्यादा लूट लिया जाए, कमाया जाए, एक्सप्लॉयट उनको किया जाए। ओवरऑल टू साइड्स दोस्तों हैं। प्रोडक्शन वाज गुड, जमींदार जो शासक थे वो मालामाल हो रहे थे, लेकिन जनता का बुरा हाल था। और एज ए होल अगर इस टॉपिक को सम अप करूं तो एक किसान की दशा और उसकी व्यथा को अगर मैं कहूं तो वो यूं कहा जा सकता है कि जमीन जल चुकी है,
आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना इस बार वक्त पे ए मेघा, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है, किसी का लगान बाकी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।